इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया है प्रश्नकाल के विषय में, शून्यकाल के विषय में, लंच के उपरांत होने वाले चर्चा के विषय में, जिसको हम प्रस्ताव भी कहते हैं। आज हम इस प्रस्ताव के विषय में बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में बताया कि संसद की कार्यवाहियों को दो भागों में बांटते हैं। पहली कार्रवाई लंच से पहले होती है और दूसरी कार्रवाई लंच के बाद होती है। लंच से पहले की कार्रवाई यानी प्रश्नकाल और शून्यकाल के विषय में हम बहुत ही विस्तार से पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज लंच के बाद की कार्यवाही जो 2 बजे से 6 बजे तक होती है, जिसे प्रस्ताव कार्यवाही या चर्चा कार्यवाही कहते हैं, मुख्य रूप से उसी पर आज हम डिस्कस करेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं गौरव त्रिपाठी, STS ऑनलाइन पर आप मुझे सुन रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे प्रत्येक प्रस्ताव के विषय में। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी वन लाइनर में या सतही तौर पे या टेम्परेरी तौर पे एक आइडिया दिया मोटा मोटा कि ये प्रस्ताव होते क्या हैं, ये ध्यान आकर्षण, ये स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव। देखिए, संसद में जैसा कि आप जानते हैं कि पक्ष और विपक्ष दोनों बैठते हैं। पक्ष यानी सरकार जो 273 अकेले या गठबंधन से सीटें पाती है, और विपक्ष वो होती है जो सरकार के अतिरिक्त दल होते हैं। वैसे विपक्ष का पर्टिकुलर अर्थ ही मैंने आपको एक लेक्चर में समझाया है कि विपक्ष शब्द का मतलब होता है कि वह सरकार के अतिरिक्त वह सबसे बड़ा दल जिसके पास 10% से अधिक सीटें होती हैं। खैर, ये सब छोड़ते हैं, आते हैं मुद्दे पे। प्रस्ताव के विषय में आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए, प्रस्ताव के विषय में आपको बताने से पहले ये बता दें कि ये जो आप यहाँ पे प्रस्ताव लिखा देख रहे हैं, ये सारे के सारे प्रस्ताव 2 बजे से 6 बजे के बीच आते हैं। अर्थात जैसा कि आप जानते हैं कि प्रश्नकाल सबसे पहला काल 11 से 12, फिर शून्यकाल 12 से 1, फिर 1 से 2 लंच, और 2 बजे से 6 बजे तक, यानी इन 4 घंटों में ही ये सारे प्रस्ताव आते हैं। तो इसको नोट भी कर लें, 2 बजे से और 6 PM, 2 से 6 PM ही ये सारे प्रस्ताव आते हैं। तो संसदीय प्रस्ताव कौन कौन से, देखिए आते हैं फटाफट अपने टॉपिक पर। विशेषाधिकार प्रस्ताव, हम एक एक करके आपको सारे समझाते हैं विस्तार से। लिख बहुत डिटेल में यहां दिए हैं, आप एज इट इज उतारें, लेकिन समझें कायदे से, क्योंकि कई बार हम लिखा हुआ तो भूल जाते हैं, लेकिन अगर हमारी खोपड़िया में सही से बैठ गया है तो हम बना बना के भी लिख सकते हैं। कौन लाता है? विपक्ष लाता है। कब लाता है? अगर कोई मंत्री गलत सूचना देता है, किसी गलत तथ्य को प्रस्तुत करता है, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा, आपको बताया मैंने पिछले लेक्चर में कि प्रश्न काल में तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, पूरक प्रश्न, अल्प सूचना प्रश्न, ये बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मंत्री अगर किसी प्रश्न का गलत उत्तर देता है या कम सूचना देता है या सूचना ऐसी देता है जो पूछने वाले के गले से नहीं उतर रही है, उसको कम लग रही है, असत्य लग रही है, अपूर्ण लग रही है, तो ऐसी स्थिति में जो विपक्ष होता है वो प्रस्ताव लाता है। प्रस्ताव लाने का मतलब ही ये होता है कि उसको मंत्री की निंदा करनी है। तो किसी मंत्री द्वारा संसदीय विशेषाधिकार के उल्लंघन पर यह लाया जाता है। सदस्य महसूस अगर करें कि मंत्री ने सही तथ्य प्रस्तुत नहीं किए, जैसा कि मैंने आपको बताया, गलत तथ्य प्रस्तुत कर दिए हैं किसी विषय में, जैसे मान लो कोई कानून मंत्री है, किसी कानून विषय प्रश्न को उठाया गया सदन में और कानून मंत्री ने वो उत्तर नहीं दिया जो एक्सपेक्टेड था या सही था, या पूरा उत्तर देना चाहिए था लेकिन अधूरा उत्तर दिया, तो ऐसी स्थिति में विशेषाधिकार प्रस्ताव लाएगा। कौन लाता है? विपक्ष लाता है। किसके ऊपर लाता है? मंत्री के ऊपर लाता है। मंत्री कौन होता है? सरकारी सदस्य होता है, और उद्देश्य होता है मंत्री की निंदा करना। तो ये हो गया विशेषाधिकार प्रस्ताव। आगे आते हैं ध्यानाकर्षण। ध्यानाकर्षण आप जैसा कि बिंदु से ही समझ रहे हैं कि ये किसी लोकहित के मुद्दे पे ध्यान आकर्षित करने के लिए लाया जाता है। अब देखिए, किसी लोकहित के विषय में ध्यान आकर्षित करने के लिए मंत्री को सूचित किया जाता है। अब ये तो एक लाइन में लिखा हुआ है, अब इसका पूरा डायग्राम बनाते हैं आपके दिमाग में। अब जैसे मान लीजिए अलग अलग विभागों के मंत्री हैं, कोई कृषि मंत्री है, कोई कानून मंत्री है, कोई ऊर्जा मंत्री है, कोई शिक्षा मंत्री है, फलाना है, ढिमाका है, बहुत सारे मंत्री हैं। अब मंत्री गली गुचों में तो घूम नहीं रहा है, मंत्री को डिपार्टमेंट के बारे में सब जानकारी तो है नहीं। डिपार्टमेंट के बारे में सब जानकारी दिलाने के लिए, यानी अलग अलग भागों में, जैसे मान लीजिए कि गोरखपुर में कृषि में क्या हो रहा है, पटना में शिक्षा में क्या हो रहा है, तो अलग अलग राज्यों से, अलग अलग संसदीय क्षेत्रों से अलग अलग सदस्य आते हैं। तो वो सदस्य अपने क्षेत्रों की समस्याओं पे ध्यान आकर्षित कराने के लिए, पुनः सुनिए, अलग अलग संसदीय क्षेत्रों के अलग अलग सदस्य अपने क्षेत्र विशेष की समस्याओं पर संबंधित मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए, हमारे यहाँ ये काम नहीं हो रहा है, हमारे यहाँ वो काम नहीं हो रहा,
तो ये मंत्री थोड़ी ना जा जाके हर जगह पता करेगा, या उसके कार्यालय के अधिकारी थोड़ी हर जगह जाएंगे। तो जो सांसद बैठे होते हैं संसद में, उनका काम है कि वो अपने संसदीय क्षेत्र विशेष की समस्याओं से मंत्री को आकर्षित कराए, या यूं कहें कि उनका ध्यान आकर्षित करे। तो ये होता है ध्यान आकर्षण। तो इस ध्यान आकर्षण में जो लोकहित के विषय होते हैं, ये व्यक्तिगत रूप से संबंधित क्षेत्र का सांसद मंत्री के सामने प्रस्तुत करता है। ये बहुत पूछा जाता है, प्रश्नों में भी पूछा जाता है, और ये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव बहुत उठाया जाता है, क्योंकि ये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ही ऐसा है जिसमें लगभग प्रत्येक सांसद बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है और अपने क्षेत्र की समस्याओं के विषय में इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से ही मंत्री को अवगत कराता है। आगे आते हैं स्थगन प्रस्ताव। देखिए, स्थगन प्रस्ताव जैसा शब्द से ही सूचित हो रहा है कि स्थगित कर देना। क्या स्थगित कर देना? जो कुछ भी चल रहा है वो सब स्थगित कर देना। जैसे किसी अन्य प्रस्ताव पे, किसी अन्य बिल पे, किसी अन्य अधिनियम पे बातचीत चल रही है संसद में, और कोई ऐसा आकस्मिक मुद्दा आता है, कोई ऐसा विषय आता है जिस पे तत्काल चर्चा की आवश्यकता है, तो सारे मुद्दों को रोक के, सारी चर्चाओं को रोक के, यूं कहें कि स्थगित करके, जैसा कि यहाँ शब्द लिखा हुआ है, स्थगित करके, और उस पर्टिकुलर मुद्दे पर चर्चा प्रारंभ हो जाती है। तो ये होता है स्थगन प्रस्ताव। देखिए, आकस्मिक या अविलंबनीय, मतलब जिसमें विलंब नहीं किया जा सकता, लोकहित के मुद्दों पर चर्चा होती है, पूर्व से चल रही कार्रवाई तत्काल रोक दी जाती है। जैसा कि मैंने अभी बताया, पहले से कोई भी कार्रवाई चल रही है उसको तत्काल रोक दिया जाता है। न्यूनतम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। ये लाइन इसलिए डाली गई है इसमें क्योंकि ऐसा नहीं कि आप किसी भी बिंदु को लेके आ जाएं, कोई भी ऐसा मैटर हो जाए, आपके शहर में कोई बवाल हो गया है, छोटा मोटा बवाल हुआ है, और आप सांसद हैं उस शहर के, और खड़े होकर आप चिल्लाने लगे या आप स्थगन प्रस्ताव लेके आ गए। नहीं, जो बड़े मुद्दे होते हैं जिन पे कम से कम 50 सदस्यों की समर्थन की आवश्यकता का एक बैरियर लगा दिया गया है, और अगर यह स्थगन प्रस्ताव आता है तो उस स्थिति में 2.5 घंटे कम से कम चर्चा होगी। न्यूनतम शब्द भी यहां लिख ले, न्यूनतम चर्चा 2.5 घंटे होगी। न्यूनतम 2.5 घंटे चर्चा होगी। अब आपको उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। देखिए, 2019 के अंत में कोरोना हल्का हल्का प्रारंभ हुआ चीन में, हमारे यहाँ भारत में तो उसका आगाज हुआ फरवरी के अंत में, यूं कहें कि मार्च के शुरुआत में। तो जब मार्च के शुरुआत में, वही 18-19 मार्च के आसपास कोरोना ने एंट्री ली, तो बहुत सारे बिलों पर चर्चा चल रही थी। एनआरसी का बिल चल रहा था, सीएए का बिल चल रहा था, जाने क्या क्या तमाशे हमारे संसद में चल रहे थे। एकदम कोरोना आया, तो जब एकदम कोरोना आया तो एकदम स्थगन प्रस्ताव लाया गया। स्थगन प्रस्ताव का मतलब जो कुछ चर्चाएं चल रही हैं सब बंद करो, अब कोरोना पे बात होगी। तो जब कोरोना पे बात हुई तो उस प्रस्ताव में फिर क्या क्या बातें हुई कि भैया विदेशी फ्लाइटें बंद कर देनी है, हाइड्रोक्लोरोक्विन की सप्लाई बंद कर देनी है, ये काम करना है, वो काम करना है। पुरानी सारी चर्चाएं बंद, और करंट में जो आपदा आ गई है, जो आकस्मिक एक घटना घट गई है, एक वैश्विक घटना घट गई है, उस पर चर्चाएं होंगी। तो स्थगन प्रस्ताव ऐसे ही विषयों में लाया जाता है कि जो कुछ भी पहले से चर्चा चल रही है उसको सबको बंद करिए, और करंट में जो आपदा आ गई है, जो विपत्ति आ गई है, उस पर चर्चा प्रारंभ करिए। तो ये बिंदु याद रखें। धन्यवाद प्रस्ताव। देखिए, धन्यवाद प्रस्ताव से बहुत से प्रश्न पूछे गए हैं। धन्यवाद प्रस्ताव को हम अविश्वास प्रस्ताव के साथ लिंक करके पढ़ते हैं। धन्यवाद प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव, ये 2 सुपर हिट क्वेश्चन हैं मेंस के, खूब पूछे जाते हैं। समझिए कायदे से। सबसे पहले यह समझिए कि धन्यवाद प्रस्ताव की पृष्ठभूमि क्या है। आप जानते हैं कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में पहले सत्र को और प्रत्येक आम चुनाव के बाद जो पहला सत्र होता है, यानी बजट सत्र के प्रारंभ में और आम चुनाव के बाद प्रारंभ में, इन 2 समयों पर राष्ट्रपति महोदय हमारे यहाँ अभिभाषण देते हैं, संसद में अभिभाषण देते हैं। और उनके अभिभाषण के बाद फिर चर्चाएं होती हैं, राज्यसभा में, लोकसभा में चर्चाएं होती हैं। तो धन्यवाद प्रस्ताव बस यही होता है, राष्ट्रपति महोदय के संसद में भाषण देने पर जो लोकसभा और राज्यसभा में चर्चाएं होती हैं, वही धन्यवाद प्रस्ताव होता है। अब राष्ट्रपति अभिभाषण में बोलते क्या हैं? तो पूर्व की सरकारों या आगे आने वाले जो क्रियाकलाप हैं, सरकार की क्रियाएं और योजनाएं, उनका सबका खाका खींचते हैं राष्ट्रपति महोदय। तो उस पर चर्चाएं होती हैं, इन्हीं चर्चाओं को धन्यवाद प्रस्ताव कहते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको धन्यवाद प्रस्ताव में जो प्रमुख रूप से याद करने वाली बात है वो ये है कि धन्यवाद प्रस्ताव, ध्यान से समझिएगा,
धन्यवाद प्रस्ताव अगर 50% से अधिक से पारित नहीं हुआ, यानी 50% से अधिक से, यानी टोटल वोटिंग इसकी होती है, और वो 50% से अधिक से पारित नहीं हुआ, तो ये माना जाता है भाई राष्ट्रपति महोदय किसकी योजनाओं, किसके कार्यों के विषय में लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं, सरकार के विषय में, मंत्रियों के विषय में। तो अगर धन्यवाद प्रस्ताव 50% या उससे अधिक के मतों से पारित नहीं होता है, तो ये माना जाता है कि मंत्रिपरिषद यहाँ बैठने के लायक नहीं है, या यूँ कहें आप इनडायरेक्टली कि मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। ये भी बहुत ही विशेषता से याद रखें। अगर 50% से ऊपर से ये पारित नहीं हुआ तो मंत्रिमंडल को, मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होगा। बहुत ही विशेषता से याद रखें। ये 2 लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, टिक भी कर लें, ऐसे याद करें। धन्यवाद प्रस्ताव होता क्या है? राष्ट्रपति बजट सत्र के अभिभाषण में और आम चुनाव के बाद अभिभाषण में जो सरकार की नीतियां, सरकार की कार्य योजनाएं संसद के पटल पर रखते हैं, वो धन्यवाद प्रस्ताव का विषय बनता है। कैसे बनता है कि उस अभिभाषण पर जो चर्चा होती है वो धन्यवाद प्रस्ताव कहलाता है। धन्यवाद प्रस्ताव पे वोटिंग होती है। 50% से अधिक वोट अगर नहीं मिलते हैं तो मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति जब उत्पन्न हो जाती है, जब धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं करा पाती, कौन? सरकार को पारित कराना है। अगर सरकार धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं करा पाती, एकदम मौके का फायदा उठाता है विपक्ष और ले आता है अविश्वास प्रस्ताव। अभी पढ़ेंगे आप इसे, तो आपने धन्यवाद प्रस्ताव समझा अच्छे से। किससे इसे लिंकेज करें? राष्ट्रपति से। जब भी धन्यवाद प्रस्ताव के बारे में सुने, एकदम दिमाग में राष्ट्रपति का शब्द ले जाएं, फिर ये पूरी कहानी जो मैंने आपको सुनाई है ये ऑटोमेटिकली आपके अंदर से निकलेगी, याद करने की आवश्यकता नहीं है। आइए निंदा प्रस्ताव। अब देखिए, ये ऊपर लिखा हुआ विशेषाधिकार प्रस्ताव, ऊपर लिखा हुआ है निंदा प्रस्ताव। ये दोनों ही समान होते हैं, लगभग समान होते हैं, फर्क सिर्फ एक होता है। ध्यान से सुनिए क्या कह रहा हूं। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में भी यही था कि मंत्री ने आपको स्पष्ट सूचना दी है, अपूर्ण सूचना दी है, आपने उसके विरुद्ध प्रस्ताव ले आए, उसकी निंदा की। यहां पे प्रस्ताव लाने का उद्देश्य उसकी निंदा करना है, उसको पद से हटाने का यहां पे कोई प्रयोजन नहीं है। लेकिन विशेषाधिकार प्रस्ताव का ही एक बड़ा भाई है निंदा प्रस्ताव। इसमें क्या होता है? निंदा प्रस्ताव में मंत्री के विरुद्ध 50% से अधिक मतों से यदि पारित हो जाता है ये, तो मंत्री को या मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। ये ध्यान रखें विशेष तौर से। तो मंत्री या किसी एक मंत्री या मंत्रिपरिषद के विरुद्ध यह लाया जाता है, और 50% से अधिक से अगर पारित हो गया तो मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। ये चीजें बहुत हाईलाइट करके पढ़ें। अगर 50% से अधिक से पारित हो गया, ठीक ऐसे यहां पे भी था, अगर 50% से अधिक से पारित हुआ तो मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना होगा। ठीक है। अब आइए अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? देखिए, जब संसद में ऐसा माहौल बनता है कि धन्यवाद प्रस्ताव भी सरकार नहीं ला पाई, निंदा प्रस्ताव भी आ गया मंत्रिपरिषद के खिलाफ, तो हल्के हल्के एक माहौल बनने लगता है कि सरकार अल्पमत में है, यानी सरकार के पास 273 सांसदों का समर्थन कैसे नहीं है। तो ऐसी स्थिति में विपक्ष फायदा उठा के अविश्वास प्रस्ताव लाता है। अब अविश्वास प्रस्ताव में क्या क्या चीजें आपको बहुत विशेषता से याद रखनी है। सबसे पहली चीज ये कि क्योंकि सरकार बनती है लोकसभा में, देखिए ये लोकसभा में लाया जाता है, याद करने का तरीका ये है कि सरकार राज्यसभा में तो बनती नहीं है, सरकार तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों बनती है लोकसभा में। तो जब सरकार लोकसभा में बनेगी तो अविश्वास प्रस्ताव कहाँ लाया जाएगा? राज्यसभा में लाया जाएगा, लोकसभा में। अविश्वास प्रस्ताव सदैव लोकसभा में लाया जाएगा। अब अविश्वास कौन करेगा? क्या पक्ष के ही लोग अपने आप में ही अविश्वास करने लगेंगे? नहीं, तो सदैव विपक्ष लाएगा। अविश्वास प्रस्ताव सदैव लोकसभा में लाया जाता है, अविश्वास प्रस्ताव सदैव विपक्ष लेके आता है। अविश्वास प्रस्ताव अगर 50% से अधिक से पारित हो गया तो सरकार अपनी कुर्सी खो देती है। देखिए बहुत विस्तार से लिखे भी है यहां। लोकसभा में लाया जाता है, विपक्ष लेके आता है। लोकसभा में लाया जाता है, नंबर 1 चीज याद रखें, अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेके आता है, यानी कि सरकार के खिलाफ लाता है। 50 सदस्यों की सहमति जरूरी है। 10 दिन के अंदर चर्चा होगी, यह आवश्यक है। 10 दिन के अंदर चर्चा होगी। जब भी यह प्रस्ताव लाया जाएगा उसके 10 दिन के अंदर इसकी चर्चा अवश्य रूप से होगी। 50% से अधिक से अगर यह पारित हो गया,
50% से अधिक से अगर पारित हो गया तो सरकार गिर जाएगी। अब देखो यहां पे ध्यान देने लायक बात क्या है, अब यहां पे विशेषता से ध्यान दो, क्या देना है। अगर धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं हुआ तो मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद इस्तीफा देगा। अगर निंदा प्रस्ताव पारित नहीं हुआ तो मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद इस्तीफा देगा। लेकिन अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया तो मेरे प्यारे बच्चों सरकार ही गिर जाएगी, सरकार ही नहीं चलेगी। पहली बार अविश्वास प्रस्ताव कब आया ये याद रखिए, कौन लाया, किसके विरुद्ध लाया ये याद रखिए। तो पहली बार अविश्वास प्रस्ताव आया था 1963 में। जेवी कृपलानी नामक एक व्यक्ति थे, इतिहास में आप इन्हें बहुत विशेष तरीके से पढ़ेंगे। जेवी कृपलानी जी लाए थे और किनके विरुद्ध लाए थे, तो भैया जो गद्दी पे उस टाइम बैठे थे हम सबके प्यारे और चहीते चाचा नेहरू जी के खिलाफ यह अविश्वास प्रस्ताव आया था 1963 में। याद रखें, कई बार ये पूछा गया है। तो अभी तक ये 27 बार आया है और पहली बार 1963 में आया। अब आते हैं विश्वास प्रस्ताव। देखिए अविश्वास प्रस्ताव सरकार के विपक्ष के लोग लाते हैं और विश्वास प्रस्ताव तो भैया विश्वास में लाने के लिए कौन लाएगा, सरकार ही लाएगी। तो विश्वास प्रस्ताव सरकार लाती है। अब विश्वास प्रस्ताव में क्या होता है, सरकार के द्वारा लाया जाता है, बहुमत सिद्ध किया जाता है। आप इसे फ्लोर टेस्ट भी कहते हैं, जो फ्लोर टेस्ट आप बोलते हैं वो विश्वास प्रस्ताव ही होता है। सरकार लाती है, बहुमत सिद्ध किया जाता है, लोकसभा में ही आता है। देखिए अविश्वास प्रस्ताव हो गया या विश्वास प्रस्ताव हो गया, ये सब लोकसभा में ही क्यों आते हैं, राज्यसभा में क्यों नहीं आते। बहुत ही आसान है इसे समझना। सिर्फ यह कारण है कि जब हम सरकार गढ़ते हैं, जब सरकारें बनती हैं तो वो लोकसभा में बनती हैं। भाई राज्यसभा में व्यवहारिक रूप से राज्यसभा में आपके पास एक भी सांसद ना हो, लोकसभा में आपके पास 273 से ज़्यादा हो, आप सरकार बना लेते हो। तो जब सरकारें लोकसभा से बनती हैं तो अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव ये सब लोकसभा में ही तो आएंगे। ये तो बहुत ही छोटी सी बात है, ध्यान रखें इसे। सरकार के द्वारा लाया जाता है, बहुमत सिद्ध करना होता है, लोकसभा में लाया जाता है। और 4 प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जो इसे पारित नहीं कर पाए। इसमें से एक प्रधानमंत्री के नाम आप सब जानते हैं, हमारे आपके सबके बहुत ही चहीते, बहुत ही अच्छे प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। मात्र 1 वोट से ये विश्वास प्रस्ताव पारित नहीं करा पाए थे। आप सब जानते हैं, इसमें कुछ बताने के लायक नहीं, लेकिन क्योंकि यहाँ चर्चा हो रही है तो मैंने इसको लिंकिंग करके आपको बताया। देखिए अगला है कटौती प्रस्ताव। अब कटौती प्रस्ताव क्या होता है, जैसा कि शब्द सही आपको लग रहा है, कटौती का मतलब काट देना। अब यहाँ काटेंगे क्या, यहाँ रुपया पैसा तो है नहीं जो काट देंगे, जो चीज चल रही है बस उसे ही काट देंगे। क्या चल रहा है, प्रस्ताव पे चर्चा चल रही है। तो कई बार ऐसा होता है कि चर्चा बहुत लंबी खिंच जाती है, 6-6 दिन चर्चा चल रही है, एक प्रस्ताव पे 8-8 दिन चर्चा चल रही है, संसद का समय बर्बाद हो रहा है। तो ऐसे में जब सरकार ये महसूस करती है, लोकसभा अध्यक्ष ये महसूस करते हैं, स्पीकर ये महसूस करता है कि जितना लोकहित का ये मुद्दा है, भाई लोकहित के मुद्दों पे ही वहाँ चर्चाएं होती हैं, उससे कहीं ज़्यादा ये चर्चा चल रही है। और ऐसे बहुत से बिंदु हैं जो चर्चा से बाहर किए जा सकते हैं, ऐसे बहुत से बिंदु हैं जिन पे प्रस्ताव में कम चर्चा की ही आवश्यकता है। तो उन चर्चा के बिंदुओं को हटाने के लिए या कम करने के लिए एक कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। कटौती प्रस्ताव में क्या होता है कि कई सारे पहलुओं पर तो कटौती प्रस्ताव में चर्चा को तत्काल बंद कर दिया जाता है और वोटिंग करा दी जाती है कि भैया चर्चा बहुत हो गई, बहुत बातचीत हो गई, अब वोटिंग कर लेते हैं और खेल खत्म करते हैं, जिसके पक्ष में होगा वो देखेगा, निपटा जाएगा। और कुछ में प्रस्तावों को बढ़ाया जाता है, घटाया जाता है, तो वो सब आप अभी देखेंगे यहाँ पे। तो साधारण कटौती, घटकों में कटौती, कंगारू कटौती और गिलोटिन कटौती। एक तो ये 4 नाम याद रखें, 4 प्रकार की कटौतियां होती हैं। साधारण कटौती क्या होती है, साधारण कटौती का मतलब वही कि अगर चर्चा समय से ज़्यादा हो रही है तो उसमें से जो कम महत्व के मुद्दे हैं उनको हटा दिया जाता है और केवल महत्व के बिंदुओं पे ही चर्चा की जाती है और डायरेक्ट वोटिंग करा ली जाती है। घटकों में कटौती, प्रमुख प्रावधानों पे ही चर्चा होती है, जो मेन प्रावधान है उन पे ही चर्चा होती है। कंगारू कटौती, प्रमुख बिंदुओं पे चर्चा। आप देखिए कंगारू कैसे चलता है, ऐसे कूद कूद के चलता है, ऐसे कूदता है कंगारू। तो कूद कूद के चलने से मतलब ही यही है कि कंगारू स्टेप छोड़ छोड़ के चलता है। तो जो स्टेप छोड़ छोड़ के चलता है, तो ऐसे ही स्टेप छोड़ छोड़ के प्रावधानों पे चर्चा होती है, तो उसे कंगारू कटौती कहते हैं। केवल मुख्य बिंदुओं पे चर्चा है, केवल मुख्य बिंदुओं पे। गिलोटिन कटौती,
अब होता क्या है, बहुत सारे ऐसे बिंदु होते हैं जो साधारण कटौती, कंगारू कटौती और घटकों में कटौती, इन सब में छूट जाते हैं। अब किसी सदस्य को यह लगता है कि नहीं ये बिंदु तो चर्चा के लायक था और इसको बेवजह ही हटा दिया गया है, तो कुछ छूटे हुए बिंदुओं को, कुछ छूटे हुए प्रावधानों को शामिल करने के लिए गिलोटिन कटौती लाई जाती है। यानी कि कुछ छूटे हुए बिंदु शामिल कर लिए गए, छाटाबीनी की गई। तो मोटा मोटी ये आप याद रखें, एक तो जब आप ये लाइन याद रखेंगे तो ये कभी गलत ही नहीं होगा। बहस रोक कर मतदान कराने के लिए, यानी चर्चा यदि समय से ज़्यादा हो गई है, आवश्यकता से ज़्यादा हो गई है, तो ऐसी स्थिति में चर्चा को कम करने के लिए, लिमिटेड करने के लिए और मतदान कराने के लिए कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। तो ये 8 प्रमुख प्रस्ताव हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया, पुनः आज बताया, यहाँ पुनः बता रहा हूं कि मेन संसद की कार्रवाई यही होती है। प्रश्नकाल सुबह होता है 11 से 12, उसके बाद शून्यकाल आता है। प्रश्नकाल में बताकर प्रश्न पूछे जाते हैं, शून्यकाल में अजर्रा प्रश्न पूछे जाते हैं बिना किसी पूर्व सूचना के। फिर लंच होता है और फिर लंच के बाद 2 बजे से 6 बजे तक ये सब कहानी चलती है। तो ये ध्यानाकर्षण, स्थगन प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव, ये 8 प्रकार के प्रमुख, या यूं कहें कि लगभग यही प्रस्ताव होते हैं। संविधान में ये 8 प्रस्ताव वर्णित हैं, इनसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। मेंस लिखने वाले बच्चे इसकी खूब प्रैक्टिस करें और प्री से भी इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बीच बीच से क्वेश्चंस बनते रहते हैं। कितने घंटे चर्चा होगी, कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है, वन लाइनर में दे देगा कि इन 4 में से कौन सा एक कथन इस स्थगन प्रस्ताव के लिए उचित है, कौन सा एक कथन धन्यवाद प्रस्ताव के लिए उचित है, धन्यवाद प्रस्ताव पर किसके अभिभाषण पे चर्चा होती है, दे देगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री तो खैर कोई संवैधानिक पद नहीं है, लोकसभा अध्यक्ष, कोई भी एक पद दे देगा। तो ऐसे इनमें से अंदर से थ्योरी के क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए मैं लगभग 20-22 लेक्चर ले चुका हूं और लगभग हर दूसरे तीसरे लेक्चर में आपको ये बताता रहता हूं कि संविधान से क्वेश्चंस आने के ट्रेंड अब बहुत चेंज हुए हैं। आज से 10 साल पहले ट्रेडिशन क्या था कि अगर किसी परीक्षा में 10 या 12 क्वेश्चन संविधान से आते थे, कॉन्स्टिट्यूशन से आते थे, राज्य व्यवस्था से आते थे, पॉलिटी से, तो उसमें से आधे से ज़्यादा अनुच्छेद से आते थे। लेकिन अब ट्रेंड बहुत चेंज हो गया है, अब अनुच्छेद पूछना बहुत कम कर दिए हैं एग्जामिनर ने, और पूछता भी है तो ऊट पटांग या कुछ अजीबोगरीब अनुच्छेद पूछता है। अजीबोगरीब का मतलब अलग से बना के नहीं, है वही 395, लेकिन जो कम पूछे गए हैं या टेंडेंसी उनके पढ़ने की कम है। मेन जो क्वेश्चंस अब हिट होते हैं वो कॉन्सेप्ट से हिट होते हैं। हल्के हल्के संविधान एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट बनता जा रहा है। आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप यहाँ पे क्वेश्चंस में गोते नहीं लगा सकते। और देखिए संसद एक ऐसा टॉपिक है, जैसा कि आप देख रहे हैं, आपने लोकसभा पढ़ा, फिर राज्यसभा पढ़ा, इससे पहले आपने प्रश्नकाल, शून्यकाल पढ़ा, आज आप प्रस्ताव के बारे में पढ़ रहे हैं, अभी 1-2 लेक्चर और संसद के आएंगे। तो संसद इतना वाइड टॉपिक है कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, प्री में भी अगर आपने बहुत थॉरोली नहीं पढ़ा, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं या ज़्यादातर मास्टर भी क्या करते हैं, लोकसभा राज्यसभा पढ़ाया, संसद खत्म, और बोल दिया कि राष्ट्रपति भी भैया पढ़ा चुके हैं और बस यही 3 मिला के संसद होते हैं, 20-20 मिनट के 3 लेक्चर बना लिए, संसद टाटा बाय बाय। नहीं, ये सब संसद है और यहीं से क्वेश्चंस आते हैं। वो चैप्टर जरूर पढ़िए, वो सेक्टर जरूर पढ़िए जो कम पढ़ाए जाते हैं या बच्चे कम पढ़ते हैं। किताबों में सब छपा हुआ है, जो पढ़ने का आपका मन ना करे वो जरूर पढ़ें। फिर से सुने मैं क्या कह रहा हूँ, जो पढ़ने में आपको अजीबोगरीब लगे, आपकी अंतरात्मा कहे कि नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वो जरूर पढ़ें, वो ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रेंड उसका ही अब आ रहा है। चलिए बहुत जल्दी अगले चैप्टर के साथ आपके सामने उपस्थित होते हैं। ऐसे ही STS ऑनलाइन के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।